नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन की पहली क्लास हम लेके आज हाजिर हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है अब की बार जीआईसी पर बहुत ही शानदार वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और व्याख्या सहित इसको बताया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास सामान्य अध्ययन की। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रत्नवेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे भीमबेटका गुफा है कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये है रायसेन हिल्स, रायसेन पहाड़ी के पास में, रायसेन जिले के पास में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भीमबेटका गुफा। दोस्तों, ये एक मध्य पाषाण काल की एक गुफा है और इसकी जो खोज की थी वो B.S. बाकड़कर ने की थी। राइट आंसर B.S. बाकड़कर ने की थी, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस गुफा में जो है लगभग 500 से लेकर 600 के बीच में जो है शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक सवाल में आपको 3-4 सवाल मिल गए हैं, ठीक है। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन, दोस्तों, उस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और वो स्थल मध्य पाषाण का एक स्थल है। भाई, आप जानते होंगे पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल का जो बीच का काल है, मध्य पाषाण काल, उसका एक स्थल है जहाँ पर पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य पाए गए, यानी कि भैंस भी मिली है, बकरी भी मिली है, भेड़ भी मिली है। तो फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी, बागोर, ठीक है, बागोर। और एक स्थल और है आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में और बागोर पड़ता है राजस्थान में। नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही शानदार आज के सिलेक्टेड सवाल हैं, ठीक है। बागोर में भेड़, बकरी, भैंस के स्पष्ट साक्ष्य पाए गए हैं। जबकि दोस्तों सरायनार रहा है, यह यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 नरकंकाल मिले हैं, 3 नरकंकाल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मिले 4 नरकंकाल मिले यहाँ पर, और ये उत्तर प्रदेश में है। लेखैया से भी 70 नरकंकाल मिले हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों मतलब कि जैसे कि गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया और जौ हो गया। तो जो हम खाते हैं, खाद्यान्न जिनको बोलते हैं, अनाज बोलते हैं, तो अनाजों को की जो खेती जो सर्वप्रथम सबसे पहले कब शुरू हुई थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि मानव ने सबसे पहले कृषि करना या खाद्यान्न वाली कृषि करना कब शुरू किया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवपाषाण काल में। दोस्तों नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, गांव बनने शुरू हुए, ठीक है, और बर्तन बनाने शुरू हुए, और लोगों ने दोस्तों घरों में रहना, स्थायी जीवन शुरू किया, घरों में रहना शुरू किया। और सबसे पहले कुत्ता पालना इसी काल में शुरू किया, कुत्ता पालना, ठीक है। यानी कि पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। उसके बाद में भैंस भी, भेड़ भी, बकरी भी, मेहरगढ़ एक इसका प्राचीन साक्ष्य है, ठीक है।
और चावल भी इसमें दोस्तों उगाया जाता था, चावल, जौ। और अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों कि अगर सबसे पहले प्राचीन जो स्थल है जहाँ पर खेती का प्रारंभ मनाता है, तो 8000 से लेकर 9000 के बीच में उत्तर प्रदेश के लौरादेव संत कबीर नगर जिले के लौरादेव स्थल से जो प्राप्त हुआ है, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। अगला सवाल देखते हैं, बृहद यानी कि बड़े पाषाण माने पत्थर स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो फ्रेंड देखो, जो बड़े वृहद माने बड़ा हो गया, बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रयोग होता था वो दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में जब लोग मर जाते थे उनको दफनाने के लिए जो है जैसे कबर में रख दिया कोई इंसान मरा हुआ, तो दोस्तों उसके ऊपर जो ढकते थे पत्थर को, जैसे कोई इनसी कबर है, ठीक है, इसमें आदमी है, इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते थे। तो दोस्तों वो जो सभ्यता कहलाई, वो जो काल कहलाया, तो वो कहलाया महापाषाण काल, और इसी को बोला गया है यहाँ पर बृहद पाषाण स्मारक। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अभी इसको मैंने पहले 2-4 सवाल पहले बताया था कि भीमबेटका में लगभग 500 से लेकर 600 के बीच में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी खोज B.S. बाकड़कर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मध्य पाषाण काल का स्थल है। घगरिया से नरकंकाल मिले हैं, लेखैया से 17 मिले हैं और घगरिया से दोस्तों भी 41 के करीब मिले हैं। आजमगढ़ मैंने आपको बताया दोस्तों मध्य पाषाण काल का एक ऐसा स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आजमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में और बागोर पड़ता है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर लगाइएगा आप भीमबेटका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स क्या देखो, युद्ध में 2 पक्ष लड़ते हैं, एक पक्ष को तोपों के बारे में या बारूद के बारे में जानकारी नहीं थी और दूसरे ने आकर उस पर हमला कर दिया और 4-5 घंटे में उनको ढेर कर दिया। यानी कि ये जो दोस्तों पक्ष था, ये तलवार बाजी में माहिर था और ये तोप चलाने में माहिर था। आप तो खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कौन जीतेगा। यानी कि एक की तरफ तो है तलवार, एक की तरफ है गोली और तोप। तो आप बताइए दोस्तों, तोप बड़ा आसानी जीत जाएगा। तो किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1526 में। ठीक है, और किन किन के बीच हुआ था ये भी जान लीजिएगा। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और फ्रेंड देखो, बाबर ने इस युद्ध को जीता और काबुल में जाकर दोस्तों अशरफियाँ बंटवाई, सिक्के बंटवाए और उसको जो है दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, कलंदर की उपाधि। और उसके बाद 1526 में हुआ, 1527 में इसने दोस्तों खानवा का युद्ध किया, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, बाबर जीत गया और यहाँ पर इसने गाजी की उपाधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। और फ्रेंड्स, पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में, ठीक है, 1761 में अफगानों, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों मराठा शक्ति बिल्कुल ध्वस्त हो गई। यानी कि अहमद शाह अब्दाली की ऊँटों पर रखी तोपों ने
ऊँटों पर रखी तोपों ने जो चारों तरफ घूमती थी मराठा सैनिकों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता। अब इस सवाल पर आते हैं दोस्तों, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। अगले सवाल सब चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? ठीक है, ये जो है किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने, जब कलंजर के युद्ध में ये घायल हो गया था और दोस्तों कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? नादिर उल जमा की। ठीक है, तो फ्रेंड देखो ये मुगल काल में जो चित्रकला का स्वर्ण काल था, ठीक है, वो जहांगीर के काल को कहते हैं। तो जहांगीर इतना अच्छा पारखी था दोस्तों कि अगर एक चित्र को 2-3 कलाकार मिलकर बनाएं और उस चित्र को लेकर जहांगीर के पास आया जाए तो जहांगीर ये बता सकता था कि ये जो टांग है इस किसी चित्र में, ये किस फलाने चित्रकार ने बनाई है, आंखें किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया। इतना मतलब अच्छा पारखी था। तो सवाल ये है कि चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अबुल हसन को इसने ये उपाधि दी थी। जबकि बिशनदास को दोस्तों इसने जो है फारस के शाह अब्बास के यहाँ पर छवि चित्र बनाने के लिए भेजा था। यानी कि अपने दोस्त जहांगीर ने अपने दोस्त शाह अब्बास फारस में था वो, तो उसके पास भेजा था बिशनदास को उसका चित्र बनाने के लिए, और उसके उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप में बिशनदास को शाह अब्बास ने एक हाथी दिया था। और फ्रेंड्स देखो अब बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस्ताद मंसूर जो था तो पशु पक्षियों में सिद्धस्त था, साइबेरिया का सारस। ठीक है, और कई ऐसे मतलब पशु पक्षियों में चित्र बनाने में माहिर था। इसको जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। जबकि जो अब्दुल समद था दोस्तों ये अकबर के काल का था और इसको जो है मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखो समझिएगा सवाल को। कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? और वो देखो गवर्नर कौन था और वह मुगल सम्राट कौन था और कौन सा साल था। 3 सवाल इसमें बन जाते हैं। देखो दोस्तों मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। ठीक है, जिसका काल 1719 से लेकर 1748 तक था। ठीक है, उसके बाद में सवाल दूसरा बनता है इसमें कि भाई कौन से साल में बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया? तो 1722 में किया। और तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि किसको किया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुलीन खां को किया। मुर्शिद कुलीन खान जो दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का ये कौन था? स्वतंत्र संस्थापक था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब की 2 बहनें थीं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब की 2 बहनें थीं। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था
ठीक है। तो औरंगजेब की बहन जो थी, एक का नाम था जहां आरा था और दूसरी का नाम था रोशन आरा, ठीक है। जब 1658 के करीब का समय आया तो शाहजहां बूढ़ा हो गया, उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया। तो जहां आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया और रोशन आरा ने दोस्तों किसका पक्ष लिया, दारा सिकों का लिया, ठीक है। तो जब दारा सिको मारा गया औरंगजेब, ठीक है, से लड़ते हुए, तो औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों अगर बात की जाए पुर्तगाल की तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। और अब्दुल लतीफ़ एक पथ प्रदर्शक था। वो कोप ऑफ गुड होम की सहायता से जो है रास्ते से कालीकट लाता है और कालीकट के राजा जमूरी ने उसका स्वागत करता है उसका, ठीक है। और फ्रेंड्स, और यहाँ से वो मसाले वगैरह ले जाता है तो लौटता है, तो खर्च काट कर, यानी आने जाने का खर्च काट कर लगभग 60 गुना उसकी कमाई होती है। वो बड़ा खुश होता है। फिर वो आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर वो यहाँ पर व्यापारी कोठी खोलते हैं और देखो फिर जो है पुर्तगाल की तरफ से जो है यहाँ पर एक वायसराय भेजा जाता है जिसका नाम था अल्मीरा। पहला कौन था, अल्मीरा था दोस्तों, जो 1505 से 9 तक आया। और दूसरा बनता है अल्बुकर्क, जो फ्रेंड्स कौन था, वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। दीवानी प्रदान कब की थी दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको बताना है। और किस संधि के तहत की थी, ये भी आपको बताना है। देखो जब 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ शाह आलम, ब्रिटिश और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें अंग्रेज़ों ने इन दोनों को हरा दिया और इलाहाबाद की संधि जब 12 अगस्त 1665 को इलाहाबाद की संधि हुई तो बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स उस संधि के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। और किसने कर दी दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त यानी कि इसका नाम है, दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त का इस्तमरारी बंदोबस्त, और फ्रेंड्स जमींदारी व्यवस्था और परमानेंट सेटलमेंट, ये 4 नाम एक ही हैं। और फ्रेंड देखो अगर बात की जाए कब किया गया तो 1793 में इसको स्थायी किया गया था, ठीक है, 1793 में इसको स्थायी किया गया था। और ये जो काल था, ये काल था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के हित के लिए किया था। जमींदार अपने लिए 1/11% रखेंगे और कंपनी के लिए 1/89% देना होता था, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो कानून था ये सूर्यास्त यानी कि सूरज छुपने से पहले कर अदा करना पड़ता था, सूर्यास्त कानून। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो फ्रेंड देखो ये जो भील है, भील जो जनजाति है, कुछ जनजाति ये जो है महाराष्ट्र में रहती है, कुछ गुजरात में, कुछ राजस्थान में रहती है और कुछ मध्य प्रदेश में रहती है। तो फ्रेंड जो महाराष्ट्र में घटी थी वो घटी थी भील विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर बिहार, संथाल विद्रोह ये भी दोस्तों 1855-56 में हुआ था और ये संथाल परगना बंगाल में हुआ था।
अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो फ्रेंड देखो इसका जो डेट था वो 1867 था। तो महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन की कृपा से राणा ने स्थापित किया था। ठीक है, आत्मरंग पांडुरंग सॉरी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और उसके बाद में 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड देखो, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था वो था ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन। और फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, मोतीलाल नेहरू ने। अगर बात की जाए तो कलकत्ता की, तो दादा नेहरू जी। सूरत में 1907 में रास बिहारी घोष, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित माने कार्य करने वाली या उससे काम निकालने वाली या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक कार्य जो हम लोग जो करते हैं कार्य, उसको बोलते हैं कार्य पढ़ना में, इस नदी से कार्य पड़ता है। तो सर्वाधिक वर्णित या सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी ऋग्वेद काल में? तो फ्रेंड देखो, सबसे महत्वपूर्ण और जो वर्णित नदी थी वो था सिंधु नदी। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों के सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा भी बोला गया है। शतुद्री का जो दोस्तों नाम है आधुनिक वो है सतलज नदी। गंगा का दोस्तों ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ है। सवालों को समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है और नोट्स बना लीजिएगा। अगला सवाल, शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था दोस्तों? चोल काल में, ये चोल जो संगम काल था, संगम काल में शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? ठीक है, तो फ्रेंड्स शिलप्पादिकारम का जो लेखक था वो था इलंगो आडिगल। और फ्रेंड्स एक करिकाल एक चोल था, जिसका एक पैर जला हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड देखो एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उसका नाम था तोलकाप्यम, और इसकी जो रचयिता है वो है तोलकाप्यर। ये महत्वपूर्ण, दोनों ये जो पुस्तक है महत्वपूर्ण है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था सरदना कहाँ पर? दोस्तों मेरठ के पास में पड़ता है। ठीक है, मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स मेरठ से जो है 10 मई 1857 को जो है सत्तावन क्रांति का आगाज हुआ था। फ्रेंड्स सही क्रम लगाना है आपको। ठीक है, सही क्रम आप दे सकते हैं भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसमें तृतीय युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध है, असीरगढ़ का युद्ध है। ठीक है, उनके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके साल, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। भाई देखो थोड़ा बड़ा सवाल है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखो। तो फ्रेंड देखो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो मराठा और अफगानों के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली जीत गया था। ये हुआ था 1761 में। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ऑप्शन नंबर 3। और तराइन का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी,
तो उत्तरायण का दूसरा युद्ध 1192। असीरगढ़ का युद्ध तो असीरगढ़ और अकबर के बीच में 1601 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, यानी कि 2 3 4, 2 3 4 यानी कि 1, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की सामान्य अध्ययन की पहली क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो डेली क्लास आया करेगी, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।